अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 4 हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। इसके पास पेपर की प्रैक्टिस हम कर रहे थे और लास्ट टॉपिक हमने फ्रॉड से रिलेटेड कवर किया। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने उसके कुछ क्वेश्चन कवर किए। अप टिल स्प्रिंग 2017 क्या क्या फ्रॉड से रिलेटेड टेस्ट हुआ था और आज भी देखते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है, ना सिर्फ फ्रॉड से रिलेटेड, ओवरऑल देखते हैं चैप्टर 4 से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन टेस्ट हुए 2016 से बैकवर्ड जो अटैम्प्ट्स हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या टेस्ट हुआ। सो अपन 2016 में देखें, एग्जामिनर ने ये चैप्टर टेस्ट किया 4+4 8+3 11 मार्क्स के लिए। क्या टेस्ट किया? फॉर 4 मार्क्स एक क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, discuss the external auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement। एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिलेटिंग टू फ्रॉड, हमने पढ़ा कुछ क्या कहला मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन क्या करना है आइडेंटिफाई करना है रिस्क ऑफ डीलिंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू फ्रॉड, और क्या करना है रिस्पॉन्ड करना है अगेंस्ट फ्रॉड, और प्रोसीजर डिज़ाइन करने हैं विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रॉड और फ्रॉड ऑडिट अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है वो मेंटेन रखना है। 4 नंबर के रटा स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट है। साथ एक पार्ट बी फॉर 4 मार्क्स, समटाइम द management's attitude towards the auditor is indicative of the possibility of misstatement in the financial statement due to fraud। मैनेजमेंट के एटीट्यूड की वजह से जो है वो हमें कोई पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड मिलती है। गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ सच एटीट्यूड सर्कमस्टांसिस, तो आपने सर्कमस्टांसिस बताने हैं जिसे इंडिकेशन मिलती है, सर्कमस्टांसिस दैट इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो हमने कहीं पे शायद ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, सर्कमस्टांसिस क्या हैं जहाँ से फ्रॉड की इंडिकेशन मिलती है, कहाँ पे हमने पढ़ा, ये हमने टॉपिक पढ़ा था सर्कमस्टांसिस दैट इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो उसने मैनेजमेंट के एटीट्यूड की बात की है, तो डिस्क्रिपेंसीज नहीं, कंफ्लिक्टिंग नहीं, क्या बात आएगी, ये आएगा पॉइंट इसमें प्रॉब्लमैटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। यहाँ से कुछ और बातें करते हैं। डैनियल ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड फैसिलिटी सर्टन एम्प्लॉयज कस्टमर वेंडर्स, undue time pressure imposed by management to resolve complex or contentious issues, complaints by management about conduct of audit, management intimidation of engagement team member, unusual delays by the entity। तो इसे 4 पॉइंट यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा जो है वो वहाँ पे लिखने से उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा क्या टेस्ट किया? फॉर 3 मार्क्स उसने आइडेंटिफाई, पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन द अबव सिचुएशन। फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करना क्या क्या, तो देखते हैं क्या है। यू आर द ऑडिटर ऑफ इंफॉर्मेशन इन IL which is engaged in the development of customized software. During the last 3 years, IL has become the leading software developer in the industry due to the completion of large number of projects. So, कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है और लास्ट 3 years में मार्केट लीडर रही है। During the initial meeting, the client has informed that IL has achieved a growth of 60% as compared to growth target of 30% set for the financial year ended 30th June 2016। कंपनी की ग्रोथ जो है वो टारगेट 30% था, जबकि अचीव कितना हुआ है 60%। ठीक है, हाई ग्रोथ रेट जो है वो माइट बी ड्यू टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी हो सकता है। तो ये जो हाई ग्रोथ रेट है एज कम्पेयर टू टारगेट, ये क्या है, एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंसीडरिंग टू डिस्ट्रीब्यूट 25% ऑफ द प्रॉफिट टू मैनेजमेंट स्टाफ एज परफॉर्मेंस बोनस। तो मैनेजमेंट की जो है वो परफॉर्मेंस बोनस जो है वो लिंक है ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो ये भी क्या एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि अगर वो रिक्वायर्ड प्रॉफिटेबिलिटी, टारगेट प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं होती तो अल्टीमेटली बोनस जो है वो नहीं मिलेगा। तो अगेन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड होने का रिस्क फैक्टर क्या कहना। On the one of the competitor has shown its willingness to acquire IL, कंपनी एक्विजिशन में भी जा रही है, तो अल्टीमेटली हाई बिड प्राइस लेने के लिए अगेन फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि कंपनी रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर सकती है, ओवरस्टेट कर सकती है इनकम को, एसेट्स को, ताकि एक अच्छी बिड प्राइस मिले, अच्छी प्राइस मिले एक्विजिशन।
क्या कह रहा था, ये तीन रिस्क फैक्टर आ गए, हाई ग्रोथ रेट, परफॉर्मेंस बोनस रिलेटिंग टू प्रॉफिट और एक्विजिशन ऑफ कंपनी बाय कंपैटिटर्स। क्या कह रहा, इजी, 11 मार्क्स। उससे पीछे अगर देखते हैं, स्प्रिंग 16 में एग्जामिनर ने ये चैप्टर टेस्ट किया, 5 + 3 8 + 8 16 + 7 23 + 7 30 + 7 36 + 5 41 मार्क्स के लिए सिर्फ ये एक चैप्टर एग्जामिनर ने टेस्ट किया। कब, स्प्रिंग 16। हाँ भी पिछली टाइम में उसने 27 मार्क्स का टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे तो आके एग्जामिनर शायद पागल ही हो गया, उसे कोई और बुक में चीज़ मिली नहीं, उसने टेस्ट ही सिर्फ ये चैप्टर किया। इसलिए मैंने कहा था ये चैप्टर क्या है, जान है हमारे ऑडिट एंड एश्योरेंस कैफ 9 की, इसके बिना एग्जामिनर का पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो देखते हैं क्या उसने टेस्ट किया इस चैप्टर में से। क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट किया था उसने इस चैप्टर में से, ब्रीफली डिस्क्राइब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड प्लानिंग एक्टिविटीज। 5 नंबर के लिए आपको क्या लिखना है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और प्लानिंग एक्टिविटीज। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या थी, वही प्रोसीजर जो थे बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, बल्कि हमने इस चैप्टर के अंदर शायद पढ़ा भी है ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। कहाँ पे थी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ये क्या देखना है, सबसे पहले आपको अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन देखनी है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखना है एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज, स्टाफ, टाइम, स्किल्स, नॉलेज आपके पास है या नहीं। क्लाइंट की इंटेग्रिटी आपने जो है वो देखनी है, फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ क्लाइंट देखनी है, और आपने ऑब्टेन करनी है क्या, प्रोफेशनल क्लियरेंस फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर। तो ये कोई 2-3 बातें आप क्या कर दोगे, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। उसके बाद प्लानिंग एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाए। प्लानिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, 2 मेनली प्लानिंग एक्टिविटीज़ हैं, क्या, प्रिपेयरिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड डिफाइनिंग ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, डिफाइन करना, क्या, स्कोप, टाइमिंग ऑफ ऑडिट, वाइल प्लान का मतलब क्या है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, प्रोसीजर जो है वो डिफाइन करना। क्या ख्याल है, थोड़ा सा प्लानिंग एक्टिविटीज स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, प्लान के अंदर क्या होता है वो बता देते हैं। 5 नंबर कवर होते हैं रटा। साथ एक पार्ट बी उसने टेस्ट किया जिसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 3 मार्क्स एंड 8 मार्क्स। You are the partner of Alamgir and Company Chartered Accountants and have received an offer for appointment as auditor of Guava Limited GL. The previous year audit was carried out by Babur and Company Chartered Accountant. तो आपको एक नई कंपनी का ऑडिट जो है वो ऑफर मिली है। State the matter that you would consider while deciding about the acceptance of the audit of GL. GL का ऑडिट एक्सेप्ट करते वक्त आप जो है वो क्या मैटर कंसीडर करोगे, तो क्या मैटर कंसीडर करोगे, देखोगे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी जो है वो डाउटफुल तो नहीं है, देखोगे कोई स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, देखोगे कोई एथिकल इशू तो नहीं है, मीन है हमारे इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा। तो 2-3 बातें की जा सकती हैं। या ये भी देखोगे हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज मीन स्टाफ, टाइमिंग, स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस है या नहीं। 3 नंबर रटा। Number 2, in establishing the overall audit strategy, including matters which are to be considered being the initial audit engagement. So initial audit engagement है तो audit strategy के दरमियान भी आप क्या मैटर कंसीडर करोगे। तो अगर हम नोट्स में वापस चले जाएं तो शायद हमने कहीं पे पढ़ा था ऑडिट स्ट्रैटेजी के मैटर्स क्या थे। यहाँ से कुछ बातें ले लो, स्कोप से रिलेटेड बातें थी, टाइमिंग से रिलेटेड थी, डायरेक्शन से रिलेटेड थी, कुछ बातें यहाँ से 5-6 यहाँ से पॉइंट ले लो, और इनिशियल इंगेजमेंट के क्या प्रोसीजर थे वो भी हमने कहीं पे पढ़े हुए शायद। इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट ये प्रीडिसेसर ऑडिटर से हमें जो है वो अरेंजमेंट करनी है, रिव्यू वर्किंग पेपर मैनेजमेंट से डिस्कस करने हैं, 2 चार्ट विद गवर्नर से कम्युनिकेशन करनी है, एनी मैटर्स अफेक्टिंग स्ट्रैटेजी, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस, और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो है वो हमें परफॉर्म करने हैं अपने वर्क की। तो 4 पॉइंट तो ये रटा लगाने हैं। बाकी क्या करना है, ये जो स्ट्रैटेजी के पॉइंट थे, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, यहाँ से ये स्ट्रैटेजी की एक्टिविटीज़ जो है वो इनके लेके ये 8 नंबर का सीधा सीधा रटा, ये रटा ज़्यादा टेस्ट हुआ। साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 टेस्ट किया उसने मटीरियलिटी से रिलेटेड। क्या कहता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी लेवल रिक्वायर्स प्रोफेशनल जजमेंट ऑन पार्ट ऑफ द ऑडिटर। ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मटीरियलिटी इन द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द ऑडिट। प्लानिंग स्टेज पे मटीरियलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है,
क्यों प्लानिंग स्टेज पे मटीरियलिटी जो है वो परफॉर्म की जाती है? टू आइडेंटिफाई हाई रिस्की एरियाज एंड टू डिफाइन नेचर, टाइमिंग, सेंटर फॉर प्रोसीजर पढ़ा हुआ हमने। रिपोर्टिंग स्टेज पे टू डिसाइड वेदर ओपिनियन शुड बी क्वालिफाइड और नॉट, क्यों मटीरियल में स्टेटमेंट अगर ओपिनियन क्वालिफाई करनी है नई मटीरियल में स्टेटमेंट तो फिर क्या करना है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन देनी है। क्या ख्याल है? साथ एक पार्ट बी भी है फॉर 4 मार्क्स। What aspect of materiality should be documented by an auditor in the working paper? तो वर्किंग पेपर मटीरियलिटी से क्या डॉक्यूमेंट करना है? अपने प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल आपने डॉक्यूमेंट करने हैं, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जो है वो आपने डॉक्यूमेंट करनी है, अगर आपने चेंज किया है दोनों में तो वो डॉक्यूमेंट करना है, और आपने किन बेसिस पर जो है मटीरियलिटी ड्यूरिंग द ईयर चेंज की है वो बेसिस भी लिखनी है। क्या कहना रटा पढ़ा हुआ हमने। उसके बाद ऑडिट रिस्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो हम ऑडिट रिस्क के एरिया में कवर कर चुके हैं। हाँ, साथ फ्रॉड से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। क्या है फ्रॉड से रिलेटेड क्वेश्चन? बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस, मैनेजमेंट इज इन अ पोजीशन टू परपेट्रेट फ्रॉड एंड प्रिपेयर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Because of its ability to exert influence, management is in a position to perpetrate fraud and prepare fraudulent financial statement. Mean due to management overriding of control, fraudulent financial statement का fraud होता है। Identify 6 different ways in which a fraud may be committed by management through overriding of control। तो अगेन जो है वो रटा सारा का सारा उठा के इसमें आपने क्या करना है, छाप देना है। कौन सा रटा था? ये वाला रटा था। ये जो टेक्निक्स हैं ये एज इट इज छापा मार देना है। यही एग्जांपल्स भी थी कि इसकी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रॉड की। क्या ख्याल है? 7 पार्ट भी क्या फॉर 5 मार्क्स। ब्रीफली स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर विच मे बी परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड जो है वो आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स लिखने हैं। तो ये भी रटा आपने पढ़ा हुआ है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स क्या थे? क्या प्रोसीजर्स थे? इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से रिगार्डिंग देयर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल फ्रॉड, देयर प्रोसेस इन प्लेस टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू सच रिस्क, एनी स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड, एनी कम्युनिकेशन इन द एंटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड। इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से या अदर पर्सन इनसे रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ एनी सस्पेक्टेड फ्रॉड। इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरी करनी है। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए क्या करना है, अनयूजुअल रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करना है। और क्या करना है, आपने इवैल्यूएट करना है इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को। एज इट इज उठा के क्या करना है, ये रटा छाप देना है। इस पेपर में सारा का सारा इनफैक्ट टेस्ट ही क्या हुआ था, रटा सिवाय एक रिस्क का क्वेश्चन छोड़ के 7 नंबर का 41 मार्क्स के एग्जाम में टेस्ट किया था स्प्रिंग 16 में। ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप देख लें क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा लेंथी चैप्टर है क्यों, काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पे प्लानिंग भी है, एनालिटिकल प्रोसीजर है, मटीरियलिटी है, उसके बाद हमने रिस्क असेसमेंट पढ़ा, ऑडिट रिस्क है, फिर फ्रॉड हमने पढ़ लिया। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, लेंथी चैप्टर है, लेकिन एग्जामिनर टेस्ट भी अच्छा खासा कर रहे हैं। थोड़ा और अगर हम आगे चलें, ऑटम 15 में क्या टेस्ट हुआ, तो वो रिस्क से रिलेटेड हम ऑलरेडी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। स्प्रिंग 15 की बात करते हैं। स्प्रिंग 15 में ये चैप्टर एग्जामिनर ने टेस्ट किया 13 मार्क्स के लिए। क्या टेस्ट किया? द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट बोथ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। इनहेरेंट रिस्क 2 लेवल पे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और असर्शन लेवल पे। State what is meant by the risk at financial statement level and at assertion level and give one example of risk at each level. तो financial statement level क्या है? Pervasive risk mean that could affect the whole financial statement due to management overriding of control भी हो सकता है, example उसकी होगी। जबकि assertion level क्या है? Individual transaction level जो है, like कोई asset overstate है, liability understate है या sale जो है वो overstate है, example भी दी जा सकती है 3 नंबर की। क्या साथ एक फ्रॉड से रिलेटेड क्वेश्चन टेस्ट के एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट है, इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशंस आइडेंटिफाई विद जस्टिफिकेशन वेदर इट रिप्रेजेंट अ रिस्क ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपने आइडेंटिफाई करना है विद जस्टिफिकेशन।
आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। While reviewing the audit file of 4 different clients, you confronted the following situations. Due to tough competition in the market, the company has been unable to increase the price of its products since the last 5 years. So competition tough है, prices जो है वो increase कंपनी नहीं कर सकी, तो सूरत में profitability जो है वो कंपनी की क्या होगी, threatened होगी। तो profitability को maintain रखने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, फ्रॉड कर सकती है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, लाइक टू इंक्रीज इनकम रेवेन्यू या डिक्रीज एक्सपेंसेस। फ्रॉड इसका फैक्टर है क्या, टफ कंपटीशन। 6 नंबर के लिए विद जस्टिफिकेशन एक्सप्लेन करना, 1.5 मार्क्स ईच। नंबर 2, addition to intangible asset amounting to 500 million rupees including research cost of rupees 10 million which is duly supported by invoice from supplier। रिसर्च कॉस्ट की बात कर लेते हैं, क्या ख्याल है। रिसर्च कॉस्ट अगर कंपनी कैपिटलाइज कर रही है तो इस सूरत में क्या हो रहे हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड हो रहा है, क्यों एसेट जो है वो ओवरस्टेट हो रहे होंगे, इसलिए टू शो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। इवन प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो रहा है, क्यों, रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस आउट नहीं हो रही होगी। Thirdly, क्या कहता है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 years द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हायर मैनेजमेंट हैज बीन अर्निंग हैंडसम बोनसेस बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो मैनेजमेंट के बोनस एसोसिएटेड है विद प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये फ्रॉड इसका फैक्टर है, क्यों, अगर टारगेट प्रॉफिट मीट नहीं हो रहा तो बोनस अचीव करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड कर सकती है। विद जस्टिफिकेशन ये भी एक्सप्लेन कर दिया, क्या कहना। Number 4, physical stock take on 31st December 2014 including goods sold but not dispatched amounting to rupees 52 million. The delivery of goods was stopped on the request of a distributor. Up to 20th January 2015, the distributor has taken delivery of goods amounting to rupees 2 million. तो स्टॉक अकाउंट हुआ है 31 दिसंबर 2014 को, इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच, जिसमें गुड्स सेल कर दी लेकिन डिस्पैच नहीं की गई, और डिस्पैच नहीं की गई तो अल्टीमेटली अकाउंट में जो है वो ऐड हो गई। इस सूरत में इन्वेंट्री क्या हो सकती है, ओवरस्टेट हो सकती है। तो ये क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच, क्या क्या है। और अगर रिकॉर्ड में आ गई तो इन्वेंट्री ओवरस्टेट होने से क्या होगा, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड है। So 6 मार्क्स के लिए कुछ 4 फ्रॉड फैक्टर एक्सप्लेन किए जा सकते हैं प्रॉपर्ली। पार्ट बी क्या कहता है, डिस्क्राइब व्हाट एक्शन आर टू बी टेकन बाय द ऑडिटर ऑन आइडेंटिफाइंग द फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर अगर आपने आइडेंटिफाई किया है तो सूरत में ऑडिटर के एक्शन क्या होंगे। तो सूरत में ऑडिटर के एक्शन हमने शायद के प्रोसीजर यहाँ पे रखा लगाए हैं। इंक्रीज करना है प्रोफेशनल कैपेसिज्म, प्लानिंग एडिक्वेट करनी है, रियलिटी लेवल रिड्यूस करने हैं, मोर एक्सपीरियंस स्टाफ ऑडिट पे साइन करना है, एक्सपर्ट का कंसीडर करना है, सुपरविजन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क परफॉर्म करना है, अनप्रडिक्टेबिलिटी इन नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इनकॉर्पोरेट करनी है, चेंज करने हैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं एट द पीरियड एंड रादर देन इंटरम डेट, और ऑब्टेन करने हैं मोर रिलायबल इंटरवल्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा उठा के वार्म अप कर दो। कितने मार्क्स के लिए, कोई 4 नंबर। क्या क्या कवर होता है स्प्रिंग 15 में भी इस चैप्टर से क्या क्या टेस्ट हुआ। अब मूव होते हैं बैकवर्ड थोड़ा और ऑटम 14 की बात करें तो वहाँ पे एग्जाम में टेस्ट किया ये चैप्टर 5 + 6 11 मार्क्स, 5 + 6 11 मार्क्स। 5 नंबर क्वेश्चन टेस्ट किया, यू आर द ट्रेनिंग मैनेजर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, prepare briefing presentation for newly inducted trainee on the following materiality and performance materiality। materiality क्या है, डिफाइन कर दो, 2 तरह की होती है बता दो, उसके बाद परफॉर्मेंस materiality को डिफाइन कर दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा खा के वार्म अप करना। 5 नंबर है, क्या क्या है, इजी पीजी। साथ एक फ्रॉड शेड्यूल क्वेश्चन टेस्ट हुआ फॉर 6 मार्क्स। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन द अबव सिनेरियो। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर की तरफ आ गए। 6 नंबर है, माइट भी 6 मिले तो 1 नंबर के लिए, 4 मिले तो 1.5 मार्क्स के लिए लिख देंगे।
सो देखते हैं क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। बल्कि देखने से पहले अगर आप एक दफ़ा खुद से ट्राई करेंगे, देखिए इसमें से कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपको खुद से आइडेंटिफाई होता है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर ठीक आइडेंटिफाई होते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर। 4 फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपको आइडेंटिफाई करने हैं इसमें से। क्या मिल के कवर करते हैं, देखते हैं क्या है। So your firm is the auditor of Cell Phone Limited Private CPPL, which operates a chain of mobile phone retail outlets. About 25% of shareholding in CPPL is owned by Anwar and his wife. Anwar is the chief executive of CPPL and also looks after the finance and operations of the company. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, फाइनेंस को भी देख रहा है, ऑपरेशन को भी देख रहा है। देयर आर 5 अदर डायरेक्टर्स एंड ईच ऑफ देम होल्ड्स 15% शेयर्स इन CPPL। लेकिन अनवर के पास जो है वो बहुत सारी चीज़ों को देखना है, जिसमें डोमिनेंस है कंपनी के अंदर सिंगल इंडिविजुअल की। क्या ख्याल है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, सारी चीज़ें ये देख रहा है, ऑपरेशन को भी, फाइनेंस को भी, और चीफ एग्जीक्यूटिव भी, कंपनी का ओवरऑल लीडर भी है। तो ड्यू टू हिज डोमिनेंस जो है वो रिस्क राइज हो सकता है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर है क्या, मैनेजमेंट ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल, उस सूरत में फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड हो सकता है, इवन मिस यूज ऑफ एसेट का फ्रॉड भी हो सकता है। क्या कहना है, क्यों इसके डिसीजंस को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, बात की जा सकती है। क्या कहना क्या है, डोमिनेंस ऑफ सिंगल पर्सन, dominance of single person। आगे चलते। The internal audit function comprises of 3 senior officers who are graduates। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में तो 3 ग्रेजुएट ऑफिसर हैं। Their duties include checking of accounting records, physical stock taking, preparation of bank reconciliation, reviewing payments and verification of fixed assets and current assets। इंटरनल ऑडिटर का जो है वो काम क्या है, चेक करना है क्या, कंपनी की फिजिकल स्टॉक को, बैंक रिकंसिलिएशन को, पेमेंट्स और फिक्स्ड नॉन करंट एसेट्स। ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज अनवर स्ट्रेस द नीड फॉर अर्ली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। अनवर स्ट्रेस द नीड फॉर अर्ली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ये जो अर्ली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ये क्या है, ऑडिटर के वर्क को प्रेशराइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, शायद कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करता है जिसको छुपाने के लिए ऑडिटर को प्रेशराइज किया जा रहा है। तो ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है क्या, क्या इसको नाम देंगे, अर्ली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। प्रेशर जो है वो ऑडिटर के वर्क पे डाला जा रहा है। In order to be able to submit the audited financial statements for seeking a long-term loan, क्यों अर्ली करना है, ताकि जल्दी ऑडिट रिपोर्ट दी जाए। क्यों कंपनी ने लोन लेना है, ये जो लॉन्ग टर्म लोन है ये भी एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। क्यों, लोन की कुछ कॉविनेंट्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो अगर कंपनी मीट नहीं कर रही तो चांसेस हैं मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहना, he was of the view that internal audit working paper would be of enormous help in performing an early completion of audit। और हमें क्या कहा जा रहा है कि आप इंटरनल ऑडिटर के काम पर जो है वो डिपेंड करें, उसके वर्किंग पेपर यूज़ करें ताकि ऑडिट कंप्लीट किया जा सके। तो ये क्या है, हमारे वर्क को इन्फ्लुएंस भी करने की कोशिश की जा रही है, इन्फ्लुएंस ऑफ वर्क
क्यों इंटरनल ऑडिटर के काम पर रिलाई करना, ये नहीं करना, वो हमने डिसाइड करना है रादर देन क्लाइंट। क्या ख्याल है, बात की कैसे? 4 फ्रॉड रिस्क फैक्टर। चले आगे। ओके, स्प्रिंग 14 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर 6 + 6 12 + 8 20 मार्क्स के लिए, 20 गुड मार्क्स के लिए एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये एक ही चैप्टर। सो देखते हैं क्या टेस्ट किया एग्जामिनर ने फॉर 20 मार्क्स इस चैप्टर में से। सो जी क्वेश्चन टेस्ट किया उसने, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। लेकिन ऊपर कुछ बातें हैं। एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ क्लियर स्टेटमेंट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ऐसी बात है। स्टेट फैक्टर विच एन ऑडिटर शुड कंसीडर व्हाइल इवैल्यूएटिंग सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट रिस्क। इन ऑडिट रिस्क की सिग्निफिकेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर क्या फैक्टर्स कंसीडर करता है। तो फैक्टर्स आपने बताना, थोड़ा जनरल सा टॉपिक है, बुक के अंदर कहीं पर नहीं लिखा ऑडिट सिग्निफिकेंट है यानी इसमें क्या फैक्टर जो है वो ऑडिटर कंसीडर करता है। तो क्या कंसीडर करता है, एक तो ऑडिटर देखता है कि कहीं रिस्क ऑफ फ्रॉड तो नहीं है, क्यों रिस्क ऑफ फ्रॉड है तो सिग्निफिकेंस ऑडिट रिस्क की हाई है अदरवाइज लो है। क्या कहना। दूसरा ऑडिटर क्या देखता है, ऑडिटर देखता है कि कहीं इकोनॉमिक कंडीशन जो हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो क्लाइंट की अफेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि अगर अफेक्टेड हैं तो रिस्क कंप्लेंट स्टेटमेंट हाई है सिग्निफिकेंस, अगर नहीं है इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो फिर लो है। तीसरा ऑडिटर क्या देखता है, सपोज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन भी देखता है कि ट्रांजैक्शन जो हैं वो कंपनी की कॉम्प्लेक्स हैं तो रिस्क कंप्लेंट स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट है अदरवाइज लो। इसके अलावा क्या देखता है, ऑडिटर देखता है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, और अगर रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट करती है तो अल्टीमेटली रिस्क कंप्लेंट स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस हाई है अदरवाइज लो है। क्या कह रहा। इसके अलावा ऑडिटर क्या देखता है, ऑडिटर देखता है कि कहीं कोई एस्टीमेट या जजमेंट इन्वॉल्व तो नहीं है किस चीज़ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में, उसकी फिगर निकालने में अगर इन्वॉल्व है तो अल्टीमेटली रिस्क ऑफ क्लियर स्टेटमेंट मीन ऑडिट रिस्क हाई है अदरवाइज लो है। इसके अलावा क्या देखता है, ट्रांजैक्शंस जो हैं वो परफॉर्म्ड आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं है, क्यों अगर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो है वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म की गई हैं, दिस मीन क्या है, रिस्क ऑफ क्लियर स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस हाई है अदरवाइज लो। इसी कुछ पॉइंट है जिनको एक अच्छा सा रटा लगा लेना, एग्जामिनर दोबारा भी टेस्ट कर सकता है, तो इसलिए हमें कुछ लिखने आना चाहिए, कहीं पे नहीं बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, रिस्क ऑफ फ्रॉड को देखेगा, इकोनॉमिक कंडीशन देखेगा, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन को देखेगा, रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है या नहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट को देखेगा, एस्टिमेटेड जजमेंट इन्वॉल्व है या नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में, ट्रांजैक्शन परफॉर्म आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस करती है। साथ एक पार्ट बी टेस्ट किया, स्टेट द मैटर विच यू वुड इंक्लूड while documenting the risk identified and risk assessment procedure। रिस्क में आप क्या मैटर्स जो है वो डॉक्यूमेंट करोगे, क्या डॉक्यूमेंट करोगे, एक तो आपने रिस्क कंप्लेंट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म किए तो क्या डॉक्यूमेंट करोगे, प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड टू identify risk of material misstatement like वो जो 4 प्रोसीजर थे, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। दूसरा आप क्या करोगे कि आपने जो की अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लाइंट की ली है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट बिजनेस, उससे आप जो है वो क्या करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। क्यों, उस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही आप आइडेंटिफाई करते हो क्या, रिस्क ऑफ क्लियर स्टेटमेंट। क्या क्या तीसरा आप क्या करोगे, जो भी आपने आइडेंटिफाई किए हैं
रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट वो भी आप डॉक्यूमेंट करोगे। क्या ख्याल है? चौथा आप क्या डॉक्यूमेंट करोगे? चौथा आप डॉक्यूमेंट करोगे क्या इसके अगेंस्ट अपनी ऑडिट अप्रोच। मीन आपने ऑडिट अप्रोच जो है वो क्या डिफाइन की है, इसको क्या वर्क आपने एलोकेट किया है। कुछ 3-4 बातें की जा सकती है। रिस्क कंप्लीट स्टेटमेंट स्टेटेड ऑडिटर क्या चीज़ डॉक्यूमेंट करेगा, तो प्रोसीजर परफॉर्म टू आइडेंटिफाई रिस्क कंप्लीट स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट करेगा। मीन क्या क्या प्रोसीजर मैंने परफॉर्म किया, उनके रिजल्ट क्या निकले। अंडरस्टैंडिंग जो क्लाइंट के बिजनेस की ली वो डॉक्यूमेंट करेगा। जो रिस्क कंप्लीट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुए वो डॉक्यूमेंट करेगा। उसके अगेंस्ट अपने ऑडिट रिपोर्ट जो है वो डॉक्यूमेंट करेगा। क्या क्या थोड़ा आपका क्वेश्चन था 12 मार्क्स के लिए, उसके अंदर कहीं पे आंसर लिखा डिफरेंट नेचर का क्वेश्चन, इसलिए प्लीज़ एक आंसर को अच्छी तरह से रीड करके हाथ से गुजार लेना है। क्यों पढ़ी हुई चीज़ भूल जाती है, लिखी हुई चीज़ नहीं भूलती, इसलिए हमें इसे एक दफ़ा हाथ से गुजार लेना है। जिससे पीछे अगर हम देखें तो एक और क्वेश्चन उसने टेस्ट किया फॉर 8 मार्क्स रिलेटेड टू फ्रॉड। मैनेजमेंट इज इन अ यूनिक पोजीशन टू परपेट्रेट फ्रॉड बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू मैनिपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स and prepare fraudulent financial statements by overriding controls otherwise appear to be operating effectively. Management due to overriding of control क्या करती है, फ्रॉड करती है। So determine the audit procedure that may be performed by the auditor to address the risk related to overriding of control. स्टेट फॉरवर्ड रटा आपने ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल स्टेटेड, हमने जो है वो प्रोसीजर्स पढ़े थे। क्या ख्याल है? ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल स्टेटेड प्रोसीजर्स हमने पढ़े थे। क्या करना है? टेस्ट करना है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज को। कैसे? बाय मेकिंग इंक्वायरीज अबाउट इनएप्रोप्रिएट अनयूजुअल एक्टिविटीज आर जनरल एंट्रीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिलेक्ट जनरल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट मेड एट द पीरियड एंड। कंसीडर द नीड टू टेस्ट अदर जनरल एंट्रीज आर एडजस्टमेंट फॉर द पीरियड। रिव्यू करना है अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर पॉसिबल बायस। कैसे इवैल्यूएट करना है जजमेंट अजम्पशंस मेड बाय मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई इफ देयर इज एनी बायस एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करती है तो रीइवैल्यूएट करना है अकाउंटिंग एस्टिमेट को। और परफॉर्म करना है रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट। कैसे? बाय कंपेयरिंग विद प्रायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और तीसरी बात की थी इवैल्यूएट करना है बिजनेस रैशनल फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन made outside the normal course of business। इसके बीच में वर्ड लिखने made outside the normal course of business। स्ट्रेट फॉरवर्ड उठा के रटा आपने जो है वो छापना है। और कितने मार्क्स थे वहाँ पे? 8 गुड मार्क्स है। क्या है? सो ऑटम 2010 की बात करें तो ऑटम 2010 में भी एग्जामिनर ने ये चैप्टर अच्छा खासा टेस्ट किया। और क्या टेस्ट किया? 4 + 5 9 + 6 15 + 9 24 + 6 30 मार्क्स के लिए टेस्ट किया। तो देखते हैं क्या क्या टेस्ट किया उसने ऑटम 2010 में। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो हमने ऑलरेडी 3-4 पॉइंट कवर किए हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्म अप कर दो, यहाँ पे डिफाइन कर दो। स्ट्रैटेजी प्रिपेयर बिफोर प्लान, प्लान कैन बी प्रिपेयर डिफाइंड आफ्टर स्ट्रैटेजी। Plan is more detailed as compared to strategy because strategy include only risky areas while plan include response to risk. Strategy define क्या? Scope, timing and direction of audit, while plan define nature, timing, extent of audit procedures. Strategy include understanding the entry environment, analytical procedure, risk assessment and determination of framework. While plan include identification of critical areas, preliminary materiality level, defining nature, timing, extent of audit procedure, and brief the audit plan to auditing। 4 नंबर हटा। क्या है? साथ 5 नंबर के क्वेश्चन और उसने टेस्ट किया। क्या कहता है? यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी विच वाज प्रीवियसली ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। Being a new client, what additional consideration would you take into account while performing the preliminary engagement activities prior to commencement of the audit? Additional consideration हमने एक रटा कहीं पे शायद देखा था। कहाँ पे? यहाँ पे देखा था एडिशनल कंसिडरेशन का रटा जो आपने एज इट इज़ जो है वो छापना है। एडिशनल कंसिडरेशन आपको क्या परफॉर्म करनी है? एडिशनल कंसिडरेशन कहाँ पे? बड़ी कंडीशन है। एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, प्रीडिसेसर ऑडिटर के वर्किंग पेपर का रिव्यू करने के लिए एग्रीमेंट करना है। और क्या करना है? इश्यूज डिस्कस करने, मैनेजमेंट 2-4 दिन करने से ओवरऑल स्ट्रैटेजी, ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू परफॉर्म करना। रटा उठा के छाप
क्या ख्याल है? हाँ, जो मेन क्वेश्चन है फ्रॉड से रिलेटेड वो हमें कवर करना है 6 + 9 15 मार्क्स के लिए। तो क्या करना है? फॉर 6 मार्क्स एनालाइज ईच ऑफ द अबव सिचुएशन एंड असेस वेदर इट रिप्रेजेंट अ फ्रॉड और एन एरर। कुछ बातें की गई हैं तो आपने बताना है कि ये फ्रॉड है या फिर एरर है, ये फ्रॉड है या फिर एरर है। क्या क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या इसमें से फ्रॉड है और क्या इसमें से एरर हो सकता है। So you are the audit manager on the audit of Al Salam Pakistan Limited ASPL for the year ended 30th June 2010. ASPL is engaged in the manufacture of a wide range of plastic products. While reviewing the initial work performed by the audit team, the following matters have come to your notice. The quantity of material scrapped during the year is materially different from the quantity of scrap sold. So, जो मटीरियल स्क्रैप हुआ है और जो सेल हुआ है डिफरेंस है क्वांटिटी में। The company's record show nil balance both at the beginning and at the close of the year. No reconciliation for difference has been provided by the company. कोई reconciliation भी परफॉर्म नहीं की गई तो फ्रॉड है यार। तो सीधा सीधा फ्रॉड नज़र आ रहा है। क्यों? डिफरेंस अगर है तो आपको रिकन्सिलिएशन परफॉर्म करना चाहिए थी और ना परफॉर्म करना क्या है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड शो कर रहा है कि कंट्रोल वीकनेसेस के ऊपर वो वर्क नहीं कर रहे, तो ये क्या है? फ्रॉड है। क्या कहना? सेल फॉर द ईयर हैव बीन इंक्रीज बाय 7% ओवर द प्रीवियस ईयर। However, it has been noted that sale in the last 2 weeks of June 2010 has been exceptionally high and represent 15% of annual sale. Last 2 week की सेल टोटल का 15% है। तो माइट भी ईयर एंड पे कुछ जो है वो एडजस्टमेंट डाल के हाईलाइट की गई होगी, ओवर की गई होगी। द ऑडिट वर्किंग पेपर कैरी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। 70% of the sales in the last 2 weeks of June were made to 2 new customers whose credit assessment has not been fully documented। तो एक और उसने इंडिकेशन दे दी कि 70% सेल जो है वो लास्ट 2 वीक्स की है और 2 कस्टमर को है, और 2 कस्टमर ना सिर्फ है, साथ उनकी क्रेडिट वर्थीनेस भी चेक नहीं की गई, मीनिंग उधार के काबिल है यानी मीन प्रॉपर कंट्रोल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। तो उसने एक और इंडिकेशन दे दी, ये क्या है? फ्रॉड है। A significant portion of the goods sold to the above referred customer were returned in the first week of July 2010। उसने और क्लियर कर दिया कि वही सेल जो है ईयर एंड के बाद क्या हो गई? रिटर्न भी लिख दी गई। दिस मीन वो कोई फिक्टिशियस सेल लिखी गई थी जो ईयर एंड के बाद रिटर्न निकली गई। साथ उसने क्या कहा? मैनेजमेंट बोनस आर लिंक्ड टू द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। और क्लियर कर दिया क्यों वो सेल लिखी गई है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट के साथ, परफॉर्मेंस के साथ बोनस एसोसिएटेड है। तो माइट भी टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं हो रहा था तो इसलिए सेल लिखी गई थी। तो ये सीधा सीधा क्या है? फ्रॉड है। क्या क्या 1 भी फ्रॉड था, 2 भी क्या है? फ्रॉड है। नंबर 3 क्या कहता है? ड्यूरिंग द ईयर ASPL परचेज्ड अ मशीन फॉर 25 million rupees। द पेमेंट वाउचर इज ड्यूली सपोर्टेड बाय द इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर। However, the fixed asset schedule provided by the client show the amount capitalized as 2.5 million rupees. Depreciation has been charged on this amount. The difference of 22.5 million is appearing in the bank reconciliation statement. Fraud है यार? एरर है क्या? 25 मिलियन का एसेट परचेज किया था, गलती से रिकॉर्ड में 2.5 मिलियन आ गया, 2.5 मिलियन आया तो ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन भी उसी पे चार्ज है और वो रिकन्सिलिएशन में आइडेंटिफाई हो गया है। तो उससे क्या होगा? क्लाइंट अगर उसे रेक्टिफाई कर देगा तो एरर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? एरर है रादर दैन फ्रॉड। तो पहले 2 फ्रॉड थे, तीसरा क्या है? एरर है। तो 6 नंबर के लिए आपने बता दिया। क्या कहना? अब वो कहता है व्हाट एक्शन वुड यू टेक टू डील विद अबव मैटर। अब इसे फिर आप क्या एक्शन लोगे? तो नंबर 1 और 2 जो है वो क्या है? वो तो सीधे सीधे फ्रॉड हैं। तो फ्रॉड से रिलेटेड ऑडिटर के एक्शन क्या थे? तो फ्रॉड से रिलेटेड ऑडिटर के एक्शन ये थे कि अगर फ्रॉड आइडेंटिफाई हो तो क्या करना है? कम्युनिकेट करना है एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट 1 लेवल अबव। हाँ, 2 चार्ट विद गवर्नेंस को भी कम्युनिकेट करना है अगर मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड सिग्निफिकेंट है। हाँ, देखना है किसी थर्ड पार्टी को अगर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है तो उसे भी कम्युनिकेट करना है।
हाँ, अगर इसमें मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी या दो चार्ट विद गवर्नेंस इस फ्रॉड को क्रैक नहीं करते तो फिर ड्यू टू डाउटफुल इंटेग्रिटी हमें विड्रॉल कंसीडर करना है। और साथ ऑडिटर को क्या करना है, इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट भी कंसीडर करना है इस फ्रॉड का। ये तो बातें होगी फ्रॉड से जुड़ा। एरर से क्या करना है, एरर से हमें रिक्वेस्ट करनी है मैनेजमेंट को क्या, टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ एसेट्स, और साथ क्या करना है, हमें डेप्रिसिएशन जो है वो भी दोबारा से रिचार्ज करवानी है। 9 मार्क्स के लिए कवर होता है ये पार्ट भी, क्या ख्याल है। इसके साथ एक रिस्क का क्वेश्चन था जो हम ऑलरेडी जो है वो कहीं पे कवर कर चुके हुए हैं। साथ हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए, ऑटम 10, स्प्रिंग 14, ऑटम 14, स्प्रिंग 15 और 2016 के 2 पेपर। तो प्लीज़ इनको एक दफ़ा आंसर रीड करके हाथ से गुजार लेना है। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं वो, और एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो कवर करेंगे।